इंस्पेक्टर से एक सवाल पूछा। माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन क्या आपको वॉचमैन के बारे में और बातें पता चली, जैसे कि जारा ने उसको क्यों तमाचा जड़ा था और आपको कैसे मालूम कि उसी ने जारा को मारा है? घर जाओ, न्यूज़ देखकर पता चल जाएगा, उन्होंने आंख मारते हुए कहा। चैप्टर 9। हे केशव, रघु ने मेरे कंधे को छूते हुए कहा। जारा को दफनाया जा रहा था। पुलिस थाने से घर लौट आने के बाद मैंने अपने माता पिता को एक एक बात साफ साफ बता दी। मुझे चंदन अरोरा को भी सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ा, जो मुझे कॉल पर कॉल किए जा रहा था। अपने गुटके भरे मुंह से उसने फ़ोन पर ही कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मीडिया को बता सकते हो कि तुम एक प्रतिष्ठित कोचिंग क्लास कंपनी चंदन क्लासेस के लिए काम करते हो। इससे हमें पूरा देश जानने लगेगा, यू नो। तब मुझे उसको बताना पड़ा कि मुझे मीडिया से बात करने को मना किया गया है। सौरभ और मैं छतरपुर में जारा के घर के पास मुस्लिम कब्रगाह में गए थे। हे रघु, तुम कब आए? मैंने मुड़ते हुए कहा। उसके बाएं हाथ पर प्लास्टर चढ़ा था। उसकी बाह और गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर चोट के निशान थे। उसने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था। उसने काले फ्रेम का अपना चश्मा उतारा और आंखें मली। कल शाम आया तो तुमने उसे देखा? उसने हल्की आवाज़ में कहा। मैंने सिर हिला दिया। मुझे सब कुछ बताओ प्लीज़, रघु ने कहा। मैं नहीं चाहता कि मुझे अंधेरे में रखा जाए। पता नहीं क्यों जारा की मौत के बाद मैं उससे इतनी नफ़रत नहीं कर पा रहा था जितनी पहले करता था। पता नहीं उसको यह बात मालूम थी या नहीं कि जारा ने मरने से पहले मुझे मैसेज करके बुलाया था। मैंने सोचा शायद मुझे उसे बता देना चाहिए। वैसे भी मैं पुलिस को यह पहले बता चुका था, जो उससे वैसे भी यह बात देर सवेरे बताती ही। लेकिन मैं अपने मुंह से उसे यह बताना चाहता था कि जारा फिर से मेरे पास लौट कर आई थी और लौट कर आना चाहती थी। लेकिन फिर ऐसी सहती बातें सोचने के लिए मैंने अपने आप को धिक्कारा और रघु को उस रात हुई तमाम बातें एक एक कर बता दी। लेकिन जारा ने उस रात मुझे क्या मैसेज भेजे वो मैंने उससे साफ साफ नहीं बताया। हम फिर से मिले। मैं उसे विश करने जा रहा था, बस इतना ही। मैंने अपनी कहानी ख़त्म करते हुए कहा। उसने सिर हिला दिया। उसका सिर झुका हुआ था। यह बहुत भयानक है, मैंने उस अजीब सी खामोशी को तोड़ते हुए कहा। उसने अपना होठ चबाया और मेरी आंखों में देर तक देखता रहा। उसने कुछ कहा नहीं। क्या वो सोच रहा था कि यह मैंने क्या किया? मैं उसके रूम में इसलिए गया क्योंकि मैंने फिर से कहना शुरू किया, मैं जानता हूँ, मैं कल रात पुलिस थाने गया था। वहाँ मुझे तुम्हारी और उसकी चैट के बारे में पता चला। लेकिन पहले उसने मैसेज किया था, मैंने अपने बचाव में कहा। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमने उसे हमेशा के लिए खो दिया और उसके लिए जिम्मेदार है कमबख्त या शहर। मैंने कितनी बार उससे कहा था कि यहाँ से चलो। मैं दूसरी तरफ देखता रहा। जारा के पिता हमारे पास चले आए। वे रघु से अकेले में बात करना चाहते थे, इसलिए वे दोनों ही मुझसे दूर हट गए। मैं और सौरभ कब्र के पास गए। वहाँ जारा की लाश एक सफ़ेद कमरे में लिपटी हुई थी। मुझे एक अजीब सा ख्याल आया कि शायद वह इंतज़ार कर रही थी कि मैं उसके पास आऊँ और उससे बातें करूँ, और जब मैं ऐसा करूँगा तो वह मुस्कुराते हुए उठ जाएगी। वही खूबसूरत मुस्कुराहट जिसे देखकर सब ठीक हो जाया करता था। पास ही कुछ बुजुर्ग मुस्लिम अरबी भाषा में ज़ोर से कुछ पढ़ रहे थे। सफदर वहाँ आए। उनका चेहरा तना हुआ था और हाथ बंधे थे। अलबत्ता मुस्लिमों के कफन दफन के दौरान आमतौर पर औरतें मौजूद नहीं होती, लेकिन जारा की सौतेली माँ ज़ैनब उनके थोड़ा पीछे कुछ रिश्तेदारों के साथ खड़ी थी। जारा के पिता ने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और जारा के सिर के नीचे रख दी। मैंने जारा के सौतेले भाई सिकंदर को भी देखा, जो यूँ तो 20 साल से ज़्यादा उम्र का था, लेकिन बच्चों जैसे अपने चेहरे के कारण बहुत कम उम्र लग रहा था। मैंने सिकंदर को इससे पहले केवल परिवार की तस्वीर में देखा था। जारा के पिता, जो मुल्लत श्रीनगर के थे, उनकी बीवी की मौत तभी हो गई थी जब जारा केवल 3 साल की थी। जब जारा 5 की हुई तो उन्होंने फरजाना नाम की एक बेवा से निकाह कर लिया। फरजाना के पहले खाविंद की मौत कश्मीरी आतंकवाद के कारण हो गई थी। सिकंदर उसी का बेटा था। जारा और सिकंदर सौतेले भाई बहन की तरह बड़े हुए। 8 साल बाद सफदर और फरजाना ने तलाक ले लिया। सफदर को पता चला था कि फरजाना के परिवार के आतंकवादियों से ताल्लुक़ है, और फिर सफदर को इस सब से नफ़रत थी। दोनों अपने अपने बच्चों को लेकर अलग हो गए। सफदर ने दिल्ली में कारोबार शुरू कर दिया। जारा उनके साथ दिल्ली चली आई।
यहाँ उन्होंने अपने अकाउंटेंट जैनब से शादी कर ली। सिकंदर श्रीनगर में अपनी माँ के साथ ही रह रहा। सिकंदर जारा की लाश के पास उंगलियों में उंगलियां फंसाए खड़ा था। उसने मिट्टी का एक गोला उठाया और उसे जारा के ढोड़ी के नीचे रख दिया। ऐसा करते हुए वह सुबकने लगा। अपने माता पिता के अलगाव के बावजूद जारा और सिकंदर एक दूसरे के करीब थे। हालांकि सफदर को यह पसंद नहीं था। जारा ने मुझे बताया था कि सिकंदर पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए वह इम्तिहान पास करने में उसकी मदद करती थी। जब जारा ने कश्मीर छोड़ा तो उसके बाद सिकंदर 5वीं कक्षा से आगे पढ़ाई नहीं कर पाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि सिकंदर सही सलामत रहे। वो केवल एक बच्चा है, जारा अक्सर मुझसे कहा करती थी। मैंने वहाँ पर जारा के पीएचडी गाइड प्रोफेसर सक्सेना को भी देखा, जो अपने पत्नी के साथ यहाँ आए थे। वे आईआईटी में स्टूडेंट्स अफेयर के डीन भी थे। वे सफदर के पास गए और कुछ मिनट तक वे दोनों आपस में बात करते रहे। प्रोफेसर सक्सेना के जाने के बाद जारा के पिता ने रघु को बुलाया और उसे एक मुट्ठी मिट्टी दी। जाहिर है यह रस्म केवल परिवार के करीबी पुरुष सदस्य ही निभा सकते थे और सफदर रघु को परिवार का सदस्य मानते थे। रघु ने जारा के कंधे के नीचे मिट्टी रखी। मौलवी अरबी आयात पढ़ने लगे। मुझे फिर से रघु के लिए नफ़रत महसूस होने लगी। वो इस वक्त उसके साथ क्यों था? मैं दूर से यह सब देख रहा था। क्या मैं जारा की लाश पर मिट्टी भी नहीं डाल सकता था? इसके बाद जारा के परिवार के पुरुषों ने उसकी लाश के कब्र में उतारा। मुझसे आगे खड़े होने के कारण मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे भीड़ को धक्का देकर आगे आना पड़ा। मैंने मन ही मन जारा के लिए आखिरी शब्द कहे, मुझे माफ़ कर देना जारा कि मैं हमारे रिश्ते को बचाने के लिए लड़ाई नहीं कर सका। क्या भाई? सौरभ ने मुझे मड़बड़ाते हुए सुनकर पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा। मेरा सिर झुका हुआ था ताकि वो मेरी गीली आंखें ना देख सके। हम चले। मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पर हमारी मौजूदगी को लेकर सहज है। मैं एक बार उसके पिता से मिल जाऊँ, फिर चलते हैं। जारा की कब्र में मिट्टी डाली जा रही थी। सफदर करीब 30 के साल के ऊंचे कद के एक शख्स से बात कर रहे थे। वो आदमी एकदम तनकर खड़ा था। उसका चेहरा कश्मीरियों की तरह सुर्ख रंगत लिए हुए था। मैं वहाँ गया और चुपचाप उनकी बात खत्म होने का इंतज़ार करने लगा। एक बार फिर आपका शुक्रिया फैज, तुम अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ पर आए। क्या बात कर रहे हैं चाचा? हम एक परिवार के लोग हैं और जो हुआ उससे हम सभी गमजदा हैं, फैज ने कहा। सफदर ने सिर हिलाया और फैज के जाने से पहले उसे गले लगा लिया। तब जाकर उनका ध्यान मुझ पर गया। तुम यहाँ पर कैसे? मैं बस यहाँ पर अफसोस करने आया था, मैंने कहा। तुम उस रात वहाँ पर थे उसके कमरे में, और इसके बावजूद तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि यहाँ आकर अफसोस करो, उन्होंने गरजते हुए कहा। अंकल, मैं आपकी बेटी से प्यार करता था। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। उन्होंने मुझे बीच में ही रोक दिया। मैंने तुम्हें हिदायत दी थी कि उससे दूर रहो, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। क्या इसलिए तुमने अपने परिवार को उसकी बेइज्जती करने दी? मेरा उन लोगों पर कोई जोर नहीं है। फिर आपने भी तो हमें सपोर्ट नहीं किया था अंकल। मैंने तब भी तुम्हें एक ऑप्शन दिया था और अब भी दे रहा हूँ। क्या? चले जाओ यहाँ से, खुदा हाफिज। मैं दोपहर के अलवर पहुँचा। मैंने इंस्पेक्टर राणा से एक दिन के लिए घर जाने की अनुमति ली थी। यह एक मुश्किल समय था और मैं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स मेरे आसपास रहें। माँ ने मेरी हालत भांप ली और मुझे खुश करने के लिए मेरी सबसे पसंदीदा राजस्थानी डिशेस बनाई। गट्टे की सब्जी और देसी घी लगे गर्मा गर्म फुलके खाते हुए मैं दोपहर की खबरें देख रहा था। ब्रेकिंग न्यूज़, आईआईटी दिल्ली की लड़की की हत्या के मामले में वॉचमैन गिरफ्तार, एंकर अरिजीत ब्यौरा सुना रहे थे। हिमाद्री हॉस्टल के वॉचमैन लक्ष्मण रेड्डी को आईआईटी दिल्ली की कश्मीरी पीएचडी छात्रा जारा लॉन की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। टीवी पर दिखाई जा रही तस्वीरें हम अस्तबत लक्ष्मण को देख सकते थे, जिसे पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था। अरिजीत ने अपनी बात जारी रखी। सूत्रों का कहना है कि लक्ष्मण रेड्डी गर्ल्स हॉस्टल के गार्डन में बैठे बैठे आती जाती लड़कियों को घूरता रहता था, जिससे लड़कियां असहज अनुभव करती थी। 1 महीने पहले ही उसने एक लड़की का एक अपस्कर्ट वीडियो बनाने की भी कोशिश की थी, जब वह अपने स्कूटर पर बैठी थी। जारा लॉन ने इसका विरोध किया और दोनों के बीच बहस होने लगी। जारा ने सबके सामने लक्ष्मण को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। माँ कुछ और फुलके लेकर लिविंग रूम में आ गई।
उन्होंने रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। तुम यहाँ पर इस मामले से दूर रहने के लिए आए हो, उन्होंने कहा। माँ, आप ये क्या कर रही है? मैंने उनके हाथ से रिमोट छीन लिया। नई जानकारी दी जा रही है। अब वो मर चुकी है, चाहे जितनी नई जानकारियाँ हासिल कर लो, अब वो मुसलमान लड़की लौट कर नहीं आएगी। शुक्र है भगवान का। माँ, मैंने चिल्लाते हुए कहा। चुप कीजिए, अभी उसे मरे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। जब वो जिंदा थी तभी उसने बहुत सारी मुसीबतें पैदा कर दी थी। अब वो मर गई है तो उसने अपने लिए नई मुसीबत पैदा करने का मौका मत दो। बहुत हो गया माँ, मैंने उनके हाथ से फुलके की प्लेट लेते हुए कहा। तुम जो नौकरी की तलाश कर रहे थे उसका क्या हुआ? मैं कोशिश कर रहा हूँ माँ, मैंने इंटरव्यू दिए हैं, देखते हैं। माँ के कमरे से चले जाने के बाद मैंने फिर से टीवी चालू कर लिया। अब अरिजीत एक रिपोर्टर से बात कर रहा था। इसके अलावा और क्या खबर है? माइक थामे रिपोर्टर ने कहा। हम अभी होज खास पुलिस थाने पर है। लक्ष्मण रेड्डी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि कत्ल की गुत्थी सुलझा ली गई है, और वो भी रिकॉर्ड टाइम में। उनके पास वॉचमैन के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। वास्तव में असिस्टेंट कमिश्नर का तो कहना है कि अब मीडिया को भी अपनी यह भूल मान लेनी चाहिए कि उसने दिल्ली पुलिस की क्षमताओं को ठीक आकलन नहीं किया था। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने के अलावा दिल्ली पुलिस क्या यह भी बता सकती है कि उसे इस पर भरोसा कैसे हो गया कि वॉचमैन ने ही कत्ल किया है? अरिजीत ने कहा। सीसीटीवी फुटेज बताते हैं कि वॉचमैन अपने पोस्ट से 40 मिनट तक गायब रहा था। लड़कियों के कमरे में ताक झाँक करने की उसकी आदत है। जारा ने उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस का कहना है कि लक्ष्मण रेड्डी तेलंगाना के एक गांव में रहने वाला है, जो हैदराबाद से 2 घंटे की दूरी पर है। कुछ दिनों पहले जारा लॉन के मंगेतर रघु वेंकटेश पर भी चंद गुंडों के द्वारा हमला किया गया था। रघु हैदराबाद में रहते हैं। इस घटना को भी लक्ष्मण से जोड़कर देखा जा रहा है। रघु को बहुत चोटें आई है और वारदात के समय वे खुद अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती थे। बैक टू यू अरिजीत। कैमरा अरिजीत के चेहरे की ओर घूमा, जो टीवी स्क्रीन पर एक बड़ी सी खिड़की में दिखाई दे रहा था। 7 अन्य छोटी छोटी खिड़कियाँ थी, जिनमें एक एक कर पैनलिस्ट बैठे थे। अरिजीत ने बहस की शुरुआत की। तो ये रही कहानी, एक ऐसा आदमी जो लड़कियों का पीछा करता है और उनके कमरे में ताक झाँक करता है। उसे आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्था में वॉचमैन के रूप में काम करने के लिए दिया गया है। आज हम इस बार बहस करेंगे कि क्या आईआईटी अधिकारियों को वॉचमैन के खिलाफ हफ्ते पहले दर्ज कराई गई शिकायत पर सुनवाई करनी चाहिए थी या नहीं। क्या आईआईटी के जारा लॉन की हत्या के जिम्मेदार नहीं है? क्या आईआईटी ही जारा लॉन की हत्या की जिम्मेदार नहीं है? कुछ पैनलिस्ट्स ने फ़ौरन बोलना शुरू कर दिया। वे एक दूसरे की बात काट रहे थे। मुझे एक भी वाक्य समझ नहीं आ रहा था। उल्टे इस शोरगुल से मेरे कान दुखने लगे। मैंने रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दी। अच्छा ही हुआ कि तुम ये सब्जी मंडी वाली बहस चुप कर दी। किचन से माँ की आवाज़ आई। मैं कई घंटों तक बिस्तर में करवटें बदलता रहा, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। पिछले कई रातों की तरह मैं न तो जारा के बारे में सोच रहा था, न ही रो रहा था। आज मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्या सचमुच ही लक्ष्मण रेड्डी ने जारा को मारा है? यह सवाल बार बार मेरे दिमाग में गूंजता रहा। हाँ, उसके पास एक वजह हो सकती है। उससे सबके सामने थप्पड़ मारा गया था। उसके खिलाफ सबूत भी हो सकते हैं। यह भी सच है कि उस रात वह अपने सीट से गायब था, लेकिन इसके बावजूद कहानी की कड़ियाँ जुड़ नहीं पा रही थी। मैं ठीक ठाक तो बता नहीं सकता, लेकिन मेरी छठी इंद्रियाँ मुझसे कुछ कह रही थी। कुछ तो कहीं पर गलत था। मैंने सौरभ को फ़ोन लगाया। सो रहे हो? मैंने कहा। नहीं भाई, वीडियोस देख रहा हूँ। कौन से वीडियोस? मैंने छेड़ते हुए कहा। चुप करो भाई, यूट्यूब देख रहा हूँ। हम और चंदन क्लासेस कैसे चल रही है? पहले की तरह गुटखा चबाओ तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैं कल लौट आऊँगा और ज्वाइन कर लूँगा। आराम से आओ, मैं यहाँ संभाल लूँगा। तुम ठीक हो? ठीक होना तो अभी दूर की बात है। हाँ, आज मैं 3 घंटे से कम रोया, यानी हालात में सुधार है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद तो यही है, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्या तुमने न्यूज़ देखी? लक्ष्मण रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह आईआईटी की लड़कियों के अप स्कर्ट वीडियोस बनाता था। वैसे ये अप स्कर्ट क्या होता है भाई? अगर किसी लड़की ने स्कर्ट पहनी है तो उसको उसके नीचे का वीडियो बनाना। हाउ सिंक एंड स्टूपिड। पता है, अच्छा हुआ उसे पकड़ लिया गया। हाँ, वह दिमागी रूप से बीमार तो है, लेकिन क्या वह जारा की कातिल भी है? क्या तुमने उसकी पूरी कहानी सुनी ना? हाँ, सुनी तो है, लेकिन
मैंने हिचकते हुए कहा। कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। तुम्हारा दिमाग अभी भी शौक में है। मैं तो कहूँगा कि घर पर कुछ और समय बिताओ और टीवी से दूर रहो। अध्याय 10। पर दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरे कुछ सवाल हैं। मैंने एक सीरीज़ शुरू की है, एक ऐप है, मेरे हेडफोन एक ऐप है, तो उस पर भी मैं पॉडकास्ट करता हूँ। तो मैंने उसमें एक सीरीज़ शुरू की है फॉर सिंगल गर्ल्स एंड ख़ासकर वो इरोटिक सीरीज़ है। उस पर मैं इरोटिक स्टोरीज़, शॉर्ट इरोटिक स्टोरीज़ डालता हूँ। वो भी रैंडमली मैं उन्हें रिकॉर्ड करता हूँ, कुछ भी कहीं से लिखा हुआ नहीं पढ़ता। खुद से जो खुद की इमेजिनेशन है उससे सोच साच कर वो मतलब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ एंड सिर्फ इरोटिक वो रहता और कुछ नहीं। तो अगर आप लोगों को वो चाहते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि अगर मैं उसे यूट्यूब में भी अपलोड करूं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ पता नहीं आप लोगों का रिएक्शन कैसा रहेगा वो सुनकर, तो इसलिए मैं अपलोड नहीं करता। तो अगर आप लोग चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अध्याय 10 को शुरू करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है दिल्ली पुलिस इतनी भी बुरी नहीं है ना? राणा ने हमें आंख मारते हुए कहा। अब तक वो हमारे लिए केवल एक पुलिस इंस्पेक्टर ही नहीं रह गए थे। मैं उन्हें राणा की तरह सोचने लगा था। इंस्पेक्टर राणा की तरह नहीं। सौरभ और मैं रोज़ की तरह उनके ऑफिस आए हुए थे। कमाल कर दिया सर, 2 दिन में कातिल का सुराग लगा लिया, सौरभ ने उन्हें मक्खन लगाते हुए कहा। मेरे सामने चाय का प्याला रखा था जिसे मैंने छुआ भी नहीं था। राणा ने मुझे चाय पीने को कहा। सर, आप श्योर है कि वॉचमैन ने ही यह किया है? मैंने कहा। राणा ने त्योरी चढ़ा ली। फिर वे सौरभ की तरह मुड़े और हंस दिए। कत्ल की वजह, सीसीटीवी से मिले सबूत, उसका तेलंगाना से होना, जारा के मंगेतर की पिटाई, यह तो ओपन एंड शट केस है। क्या सच? मैंने कहा। सौरभ ने मेरे पैर पर एक लात जमाई ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं। वह चाहता था कि रोज़मर्रा की यहाँ पैसी बंद हो, इसलिए राणा के द्वारा कही गई हर बात को मानने की वह तैयार था। लेकिन मैंने कहा, भला लक्ष्मण रघु पर हमला क्यों करवाएगा? क्योंकि रघु ने भी लक्ष्मण का विरोध किया था। जारा को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए उसी ने उकसाया था। क्या आपने रघु से बात की है? तुम्हें क्या लगता है हम चूतिए हैं? ऑफकोर्स हमने उससे बात की है। ओह ओके, आई एम सॉरी। वो पुलिस थाने आया था। उसने कंफर्म किया कि जारा के वॉचमैन से लड़ाई हुई थी। इंस्पेक्टर ने खींचते हुए कहा। एनीवे, तुम लोग अब जा सकते हो। सर, सौरभ ने खड़े होते हुए कहा। हाँ, अब जब आपने कातिल को पकड़ लिया है तो क्या हमारा रोज़ यहाँ आना ज़रूरी है? राणा अपनी कुर्सी में पीछे की तरफ हुए। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारी दोस्त की ज़रूरत पड़ सकती है। जी सर, मैं यहीं पर हूँ। मैं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर रहता हूँ और चंदन क्लासेस में रोज़ पढ़ाता हूँ। मैंने कहा। ठीक है, केवल केशव को मुझसे हफ्ते में एक बार मिलना होगा या जब भी उसे बुलाऊँ। सौरभ, तुम्हें अब आने की ज़रूरत नहीं है। खुश? सौरभ का चेहरा खुशी से खिल उठा, जैसे कि कैदी की 30 साल बाद जेल से रिहा किया गया हो। मैं पूरे समय अवेलेबल हूँ सर, मेरा बस एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा। क्या मैं वॉचमैन से एक बार बात कर सकता हूँ, यदि आपका एतराज़ ना हो तो? क्या? सौरभ ने मुझे एक डट्टी लुक दी। अब जब हम यहाँ से छूटने ही वाले थे तब मुझे किसी में उंगली करने की क्या ज़रूरत थी? राणा हंस पड़े। वे मेरे पास आए और मेरी पीठ थपथपाते हुए बोले, तुम्हारी समस्या क्या है? तुमको क्या लगता है? तुम कौन हो? जासूस? राणा ने कहा। मैं केवल एक ट्यूशन टीचर हूँ सर, अगर आप मुझे केवल एक बार उससे बात करने देते तो। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली, अपनी सीट पर जा बैठा। कल देर रात को आना और ध्यान रखना कि तुम किसी की नज़र में ना आओ। शुक्रिया सर, जो करना है करो, लेकिन मेरे केस के 12 मत बजा देना। उन्होंने अपने कप में चाय उड़ेलते हुए कहा। मैं इससे पहले किसी पुलिस लॉकअप में नहीं गया था। होजकास थाने में 4 लॉकअप थे। इन दड़बेनुमा कमरों में कैदियों को जेल भेजने जाने या जमानत मिलने से पहले रखा जाता था। एक कांस्टेबल ने मेरे लिए लक्ष्मण का कमरा खोला और बाहर जाकर खड़ा हो गया। लॉकअप में होना अजीब लग रहा था। क्या हो अगर कोई बाहर से ताला लगाकर मुझे इसमें कैद कर दे? लक्ष्मण फर्श पर बैठा था। उसकी आंखों में दहशत थी। उसका शरीर काँप रहा था और चेहरा एक तरफ झुक रहा था, मानो मैं उसे मारने जा रहा हूँ। शायद जब भी कोई उससे यहाँ मिलने आता हो तो उसके साथ यही किया जाता था। मैंने जीन्स और नीली सफ़ेद चेक वाली कमीज पहनी थी। मैं न तो कैदी जैसा लग रहा था और न ही पुलिस वाले जैसा। मैं उसके सामने खड़ा था। उसने दहशत से मुझे देखा। बाहर खड़ा कांस्टेबल 1 मिनट तक हमें देखता रहा,
फिर उसकी भी दिलचस्पी ख़त्म हो गई। उसने फ़ोन निकाला और टाइगर जिंदा है का कोई पायरेटेड वर्जन देखने लगा। मैं कैसा हूँ, मैंने कहा। उसने हैरत से मुझे देखा। तुमने मुझे उस दिन देखा था? मैं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। मैं जारा का दोस्त हूँ। उसका चेहरा तनाव से भर गया। मैं जारा का दोस्त था तब तो अभी मैं उसे यहाँ मारने के लिए आया होऊंगा, शायद वह यही सोच रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, कसम खाकर कहता हूँ, मैंने जारा मैडम को नहीं मारा। उसकी आवाज़ टूटने लगी। कांस्टेबल ने अपनी लाठी से लॉकअप के सलाखों को थपथपाया। शोर मत करो, कांस्टेबल ने कैटरीना कैफ से नज़रें हटाए बिना कहा। खुद को संभालो लक्ष्मण, मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लक्ष्मण ने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। तुम्हें मुझे सच सच बताना होगा कि हुआ क्या था। मुझे नहीं पता साहब, मैं तो हॉस्टल के दरवाजे पर बैठा था। हर कमरे में क्या हो रहा है यह मुझे कैसे पता चलेगा। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने होठों पर उंगली रखकर कांस्टेबल को चुप होने को कहा। जारा मैडम ने मुझे थप्पड़ ज़रूर मारा था, लेकिन गलती मेरी ही थी। तुम एक स्टूडेंट का वीडियो क्यों बना रहे थे? हाँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, उसने ज़ोरों से अपना सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हारी जारा से लड़ाई भी हुई थी? मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने उन्हें धमका दिया, लेकिन मैं भला क्या कर सकता हूँ। मैं गरीब वॉचमैन हूँ, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। तो फिर उसे किसने मारा? पता नहीं साहब। तुम अपनी पोस्ट पर क्यों नहीं थे? उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। मैं बाथरूम गया था 40 मिनट के लिए। वह नीचे देखता रहा। जवाब दो लक्ष्मण, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो पूरी ज़िंदगी यहीं सड़ जाओगे। मैंने उसका चेहरा पकड़ा, ऊपर किया। रेड्डी, अगर तुमने मेरी जारा को मारा है तो वे लोग तुम्हें सज़ा दे देंगे। उससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मैंने नहीं किया साहब, मैंने जारा मैडम को नहीं मारा। तो 2:02 से 2:41 तक तुम कहाँ थे? उसने मुझे करीब आने का इशारा किया और मेरे कानों में कुछ कहा। क्या? हाँ साहब, यही कारण है। कैसे? मेरे फ़ोन में साहब। तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? घर पर। जब मेरी पत्नी मुझसे मिलने आई थी तो मैंने उसको दे दिया था। साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। कातिल खिड़की से आया था। क्या? कातिल खिड़की से आया होगा साहब, क्योंकि जब आप आए तो खिड़की खुली थी। हाँ, अगर मुझे मारना होता तो मैं खिड़की से क्यों जाता? मैं तो पार्सल डिलीवरी के बहाने से सीधे रूम तक जा सकता था। हाँ, तुम दरवाजे से भी जा सकते थे, लेकिन इसके बावजूद तुम कातिल हो सकते हो। तुमने दरवाजे को अंदर से लगा दिया होगा और खिड़की से कूदकर भाग गए होगे ताकि कोई तुम पर शक ना करे। वह मेरे पैरों में गिर गया। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं अपनी बिटिया की कसम खाकर कहता हूँ। हम शाहपुर जट की गलियों से गुजर रहे थे और मुख्य सड़क पर आ पहुँचे। हमने अभी अभी लक्ष्मण के घर से उसका फ़ोन लिया था। सॉरी, लेकिन मैं इस फ़ोन का क्या करूं? सौरभ ने कहा। एक बार तुमने बताया था कि तुमने NIT में हैकथॉन जीता था, क्या यह सच है? बिल्कुल भाई, मैं तो टिंडर को भी हैक कर चुका हूं। मैंने टिंडर हैक करके अपने लिए मुफ्त में एक प्रीमियम अकाउंट बना लिया था। ग्रेट, तो अब मैं चाहता हूं कि तुम लक्ष्मण के फ़ोन को हैक करो। मैंने एक ऑटो रिक्शा रोका। ड्राइवर ने पहले तो इस पर मुँह बनाया कि मालवीय नगर इतना पास में है, इसमें उसकी क्या कमाई होगी। सौरभ ने उसे लेक्चर दिया कि अगर तुम लोगों का यही एटीट्यूड रहे तो जल्द ही ऐप बेस्ड टैक्सी ऑटो रिक्शा बंद करवा देंगे। इसके बाद ड्राइवर हमें ले चलने के लिए राज़ी हो गया। फ़ोन हैक करना, लेकिन क्यों? ऑटो में बैठने के बाद सौरभ ने कहा। लक्ष्मण ने मुझे बताया कि उस रात वह अपने पोस्ट से गायब था, तो हिमाद्री के गेस्ट टॉयलेट में चला गया था क्योंकि वहाँ वाईफाई चलता है। लेकिन उसे टॉयलेट में वाईफाई की क्या ज़रूरत थी? मेरा अंदाज़ा है तुम इंजीनियर कॉलेज गए थे, है ना? राइट? हाँ बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि तुम पता करो कि वह सच बोल रहा था या नहीं। यानी तुम चाहते हो कि मैं चेक करूँ वह ठीक उसी समय पॉर्न देख रहा था? हाँ, उसी समय और उसी जगह पर। क्या तुम पता लगा सकते हो? यह तो बहुत ईजी है, इसमें तो हैक करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस फ़ोन ब्राउज़र की हिस्ट्री देखनी होगी, उसमें तमाम टाइम स्टैम्प्स और विजिट की गई साइट्स होगी। और अगर हम हिमाद्री जाकर उसके वाईफाई से कनेक्ट कर पाए तो मैं इस फ़ोन के कनेक्शन के बारे में डबल चेक भी कर सकता हूँ। मैंने सौरभ को बीच में ही रोक दिया। ड्यूड, अगर मुझको यह सब मालूम होता तो मैं सचमुच एक इंजीनियर होता और कहीं जॉब कर रहा होता। सरल शब्दों में समझाओ प्लीज़। सौरभ ने हैरत से मेरी ओर देखा। सरल शब्दों में यह कि मुझे हिमाद्री के वाईफाई नेटवर्क में ले चलो। एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा, मुझे अर्जेंट एक कैब बुलवानी है।
अगर और मेरे फ़ोन का डाटा ख़त्म हो गया है, क्या मुझे यहाँ का वाईफाई पासवर्ड मिल सकता है? मैं हिमाद्री हॉस्टल गार्डन में खड़ा था और हाथों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 6 मोटी मोटी किताबें थी। मैंने मोटा चश्मा लगा कर रखा था और 3 दिन से दाढ़ी नहीं बनाई थी। मैंने एक ढीली ढाली कमीज के साथ रबड़ की पुरानी सैंडल और पॉलिस्टर की पतलून पहन रखी थी। दूसरे शब्दों में मैं हुबहू किसी आईआईटी रिसर्च स्कॉलर जैसा दिखाई दे रहा था। सौरभ हॉस्टल के सामने वाली सड़क के दूसरी ओर खड़ा था और वाईफाई रेंज में था। वो लड़की अभी अभी हॉस्टल में अपनी एक्टिवा पर आई थी और मेरे पास ही अपनी गाड़ी पार्क की थी। जब मैंने वाईफाई पासवर्ड पूछा तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। स्टूडेंट, उसने कहा। यस, पीएचडी, विद्यांचल हॉस्टल, हिमाद्री 2018 जी, उसने कहा। HRG कैपिटल लेटर्स में। थैंक यू, मैंने कहा और आगे बढ़ गया। मैंने सौरभ को व्हाट्सएप किया। मिल गया पासवर्ड, हिमाद्री 2018 जी। उसने 1 मिनट बाद रिप्लाई किया, कनेक्टेड। अभी IP हिस्ट्री और DNS साइट्स डाउनलोड हो रहे हैं। हिंदी में बोलो, मैंने कहा। कुछ नहीं, बस इतना समझ लो कि ज़रूरत की चीज़ें डाउनलोड हो रही है। अभी घर चलते हैं, मुझे भूख लगी है। आज खाना तुम ही बनाओगे, सौरभ ने रिप्लाई भेजा। YouPorn.com, सौरभ ने कहा। होट देसी भाई भाभी फन विथ स्टड देवर। यह 2:10 से 2:14 के बीच देखा गया। क्या? हम अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे थे। भुक्खड़ सौरभ के लिए इतना कम समय में केवल यही डिश बन सकता था। सौरभ का लैपटॉप खुला था और लक्ष्मण का फ़ोन उससे कनेक्टेड था। उसके फ़ोन की ब्राउज़र हिस्ट्री तो यही बताती है। तुम कहो तो तुम्हारे फ़ोन की ब्राउज़र हिस्ट्री भी बताऊं? सौरभ ने कहा। वेरी फनी। व्हाट नेक्स्ट? नेबर डग बिग बस्टेड इंगर मल्लू आंटी। ये वाली हम भी देखें क्या? वेट, तो इसका मतलब है कि वह सच में उस समय पॉर्न देख रहा था। बिल्कुल, यह देखो, सरदार हनीमून कपल लीक्ड वीडियो। वेट, वो कैसे श्योर हो सकते हैं कि यह सचमुच हनीमून वीडियो है? लक्ष्मण झूठ नहीं बोल रहा था। उस रात जब वे अपने सीट से दूर था तो पॉर्न ही देख रहा था। जयपुर कॉलेज गर्ल्स सोज। सौरभ एक के बाद एक उस रात देखे गए पॉर्न वीडियो के टाइटल बता रहा था। भाई, एक बात तो है, यह केवल देसी पॉर्न देखता है। इंटरनेशनल में इसको इंटरेस्ट नहीं है। देशभक्त मालूम होता है। सट आप, उसने ये सब देखना कब बंद किया? 2:29 के आसपास, यानी 2:40 तक अपनी पोस्ट पर पहुंचने के लिए उसे इतना ही समय लगा होगा। और हाँ, वहाँ जाने से पहले धो पोंछ कर साफ़ करने के लिए भी। सट आप। हिमाद्री नेटवर्क के IP एड्रेस लॉग्स खोलो, हम देख सकते हैं। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसके बजाय हॉट तमिल कपल्स एंजॉय इन इंडियन ट्रेन देखना चाहोगे? मैं क्यूरियस हूँ, शायद IRCTC इस वाले को स्पॉन्सर करना चाहे। गोलू, ये मजाक की बात नहीं है, ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है। ओके फाइन, उसने कहा और ब्राउज़र हिस्ट्री बंद करके IP एड्रेस की फ़ाइल देखने लगा। यहाँ पर हिमाद्री वाईफाई नेटवर्क में लॉग्ड इन होने वाली सभी डिवाइसेस के IP एड्रेस या यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं, सौरभ ने कहा और कुछ देर तक एक्सेल फाइल का मुआयना करता रहा। यस, लक्ष्मण का फ़ोन इस नेटवर्क से कनेक्टेड था। कंफर्म, सौरभ ने कहा। मुझे दिखाओ। उसने अपने लैपटॉप स्क्रीन पर IP एड्रेस की एक टेबल दिखाई। यह एकदम रियल प्रूफ है कि लक्ष्मण ने यह कत्ल नहीं किया, मैंने कहा। हाँ, वह आदमी चाहे जितना ठरकी हो, लेकिन कम से कम कातिल तो नहीं है। थैंक यू गोलू, मैं इसको लेकर राना के पास जा रहा हूँ। वेलकम भाई, लेकिन क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? श्योर। तुम इन सब में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो? अब हम आज़ाद हैं, हमें क्या पड़ी है? पुलिस को अपना काम करने दो। पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, तभी तो इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। लक्ष्मण ने यह मर्डर नहीं किया है। यह लक्ष्मण की समस्या है या फिर पुलिस की? जारा अब इस दुनिया में नहीं है भाई, उसे अपने दिमाग से निकाल दो। मैं जानता हूँ मुझे यही करना चाहिए, लेकिन काश मैं ऐसा कर पाता, मैंने ठंडी सांस लेते हुए कहा। सौरभ ने मेरा बुझा हुआ चेहरा देखा तो मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। शायद मैं किसी न किसी तरह से अब भी उससे जुड़ा रहना चाहता हूँ, मैंने कहा। मैं यह मालूम करना चाहता हूँ कि यह किसने किया। जब जारा मेरे पास लौट कर आना चाहती थी, तब किसने उससे मुझसे दूर कर दिया, यह मुझे जानना है। मैं इसका प्रिंट आउट निकलवा लेता हूँ, हम कल इसे राना को दिखा सकते हैं। थैंक्स, इट्स ओके भाई, लेकिन प्लीज़ यह देवदास लुक बनकर मत रखो। फ्रेंच फ्राइज़ खाते समय इस तरह के मुंह लटका कर रखने की इजाज़त किसी को भी नहीं है।
राना ने अपनी उंगलियों से अपने नाक सहलाते हुए कहा। हमने उन्हें प्रिंट आउट्स लेकर दिए थे। ब्राउज़र हिस्ट्री। उफ, उन्होंने कहा। सौरभ उनके पास गया। देखिए सर, ये आईपी एड्रेस की लिस्ट है और यहाँ अगले पेज पर ये डिटेल्स है कि लक्ष्मण किस समय पर कौन सी साइट देख रहा था। राना ने अपनी 3 दिन की उगड़ी खिचड़ी दाढ़ी को सहलाया। फिर उन्होंने कहा, बैठ जाओ बैठ जाओ। सौरभ अपनी कुर्सी पर जा बैठा। इंस्पेक्टर ने अपनी मेज़ पर प्रिंट आउट्स रख दिए। मैं उम्मीद कर रहा था कि वे जोर से चिल्लाकर सुपर्ब या गुड जॉब जैसे कुछ बात कहेंगे, लेकिन वह तो केवल एक एक कर अपनी उंगलियां चटकाते रहे। सर, इसका क्या मतलब है कि लक्ष्मण बेगुनाह है? सर, इसका मतलब है कि लक्ष्मण बेगुनाह है, मैंने कहा। मैं सोच रहा था कि राना को मेरी इस बात का मतलब समझ आ रहा है या नहीं। वो उस समय बाथरूम में था और पॉर्न देखकर मास्टरबेशन कर रहा था। तो फिर जारा को किसने मारा? राना ने कहा। यह पता करना तो आपका काम है सर, मैं कहना चाहता था, लेकिन मैंने केवल कंधे उचका दिए। अगर लक्ष्मण ने यह नहीं किया, तब क्या शक की सुई फिर से तुम्हारे ऊपर नहीं आ जाएगी? राना ने कहा। क्या? ये वापस ले जाओ। तुमने मुझे ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं दी। क्या मतलब? तुम्हें कॉफ़ी पसंद है? एक्सक्यूज़ मी, चलो आज मैं तुम्हें महंगी कॉफ़ी पिलाता हूँ, राना ने कहा और खड़े हो गए। मुझे एक बढ़िया कॉफ़ी चाहिए, लेकिन वो कड़वी ना हो, राना ने होज खास विलेज के स्टारबक्स में बरिस्ता वाले से कहा। लाते सर? बरिस्ता ने पूछा, जो कि पुलिस की वर्दी देखकर थोड़ा हैरान परेशान था। प्लेन हॉट मिल्क, मैंने कहा। सौरभ ने अपने लिए 2 चॉकलेट मफिन्स मंगवाए। इंस्पेक्टर ने अपना वॉलेट निकाला। कैफ़े का कैशियर पुलिस वाले के बिल चुकाते देखकर हैरान हो गया और पैसा लेने से मना करने लगा। इंस्पेक्टर मुस्कुराए और अपने पर्स फिर से जेब में रख लिया। हमने अपने अपने कप उठाए और खिड़की के पास वाली सीट पर जा बैठे। तो यहीं पर तुम यंग लोग, वो क्या बोलते हैं, हैंग आउट करते हो, राना ने अपनी कॉफ़ी में 3 शुगर सैशेज डालते हुए कहा। कॉफ़ी के लिए 200 रुपये, ये तो दिन दहाड़े डाका है। मैं सोच रहा था कि क्या मुफ्त की कॉफ़ी पीना दिन दहाड़े का डाका नहीं है? बिल्कुल सर, सौरभ ने कहा। एनीवे, मैं तुम दोनों को यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि हम खुलकर बात कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम लोगों पर भरोसा कर सकता हूँ, राना ने कहा। जी सर। तो केशव, तुम यहाँ काम करते हो? मैंने आपको बताया था सर, चंदन क्लासेस। तो तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, यानी इन हैंड? मैंने हैरत से उनकी ओर देखा। सौरभ दूसरी तरफ देखने लगा। यही कोई 45,000 रुपये महीना, मैंने कहा। देखो, मुझसे ज़्यादा तनख्वाह तो तुम्हारी है, मैं तो कट पीट कर 42,000 ही मिलते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने अपने पैकेज में स्टारबक्स के अनलिमिटेड लाते कॉफ़ी नहीं जोड़ी थी। मैं सोचने लगा कि अब क्या बोलूँ, यानी क्या यह जॉब करने से पहले उन्हें पे स्केल के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन मैं चुप रहना ही बेहतर समझा। मुझे 15 साल का अनुभव है, राना ने कहा। तुमने कब काम करना शुरू किया था? 4-5 साल पहले। तो क्या यह ज़्यादती नहीं है? मैंने सिर हिला दिया। मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार की वेतन नीति के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मुझे इसके लिए गुटखा चबाने वाले एक लिच्चड़ बॉस को दिन भर झेलना पड़ता है। मैं तो बड़ी खुशी से राना की जगह काम करने को तैयार हो जाता। थोड़ी सी तनख्वाह ही तो कम मिलती, लेकिन लोगों के तमाचे जड़ने और मुफ्त कॉफ़ी पीने का मौका तो मिलता। सौरभ ने पिंकी फिंगर दिखाई और टॉयलेट चला गया। मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी एनुअल रिपोर्ट्स एक्सीलेंट रहती हैं। इसके बावजूद पिछले 5 साल से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है। वो लोग मुझे असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बना रहे हैं। मैंने सिर हिला दिया और चुपचाप अपना मिल्क पीता रहा। लक्ष्मण की ब्राउज़र हिस्ट्री से इस सब का क्या सरोकार था? और इस दौरान आईआईटी के कोई भी चूतिया आता है और आईपीएस एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, वो उसको मेरा बॉस बनाकर मेरे सिर पर बैठा देते हैं। मैं सोचने लगा कि कहीं आईआईटी वाला तो चूतिया मैं ही तो नहीं हूँ। शायद नहीं, क्योंकि मैं वो आईआईटीएन नहीं था जो आईपीएस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया था, यानी मैं और बड़ा वाला चूतिया है। ये कोई अच्छा सिस्टम नहीं है, कॉलोनियल हैंगओवर चल रहा है, मैंने कहा। क्या मतलब? अंग्रेज़ी के ज़माने में जैसी सिविल सर्विसेज थी, उनकी वही हालात आज भी है। हो, वो चूतिए गौरे। मेरे जैसे ईमानदार अफसर बहुत कम हो गए और वो लोग मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं। मेरे ख्याल से मुफ्तखोरी बेईमानी की श्रेणी में नहीं आती है। वैसे भी दिल्ली पुलिस के किसी भ्रष्ट इंस्पेक्टर को जैसे मौके मिलते हैं, उनके सामने कॉफ़ी की क्या बिसात है।
अब मैं सोचने लगा कि राना का मूड कैसे ठीक करूं। मेरे ख्याल से जब कोई अपनी बदहाली का गाना गा रहा हो तो उसको इसी बात से खुशी मिलती है कि किसी और की उससे भी ज़्यादा बुरी हालात है। मैं आईआईटी से हूँ सर, लेकिन मुझे कैंपस से कभी कोई जॉब नहीं मिला। मैं उन चुनिंदा आईआईटियंस में से हूँ जिन्होंने बिना किसी ऑफ़र के ग्रेजुएशन किया। क्यों? ख़राब ग्रेड्स। मेरे कुछ इंटरव्यू ख़राब हुए थे, फिर एक ब्रेकअप हुआ। उस फेज में मेरी पूरी ज़िंदगी ही डिस्टर्ब हो गई। तो इसलिए तुम आज चंदन क्लासेस में हो। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि एक कारण यह भी था कि मैं हमेशा दिल्ली में रहना चाहता था, आईआईटी कैंपस के जितना करीब हो उतना, क्योंकि वहाँ पर जारा रहती थी और उसके करीब रहकर ही मुझे फिर से उसके साथ होने का मौका मिल सकता था। तुम्हें अपना काम